नमस्कार मित्रों। चलिए, अच्छी बात है, बालक सभी आ चुके हैं लगभग, है ना। छुट्टियां मना ली है, बहुत बढ़िया। संधि का प्रकरण चल रहा था और आपका टेस्ट का पेपर भी मैंने बना लिया। आपको कोई शेड्यूल मिला? आपका टेस्ट कब है ऑफिशियली, जो यहाँ से टेस्ट होता है? नहीं है। पेपर बन के आ गया है, कंप्लीट कर दिया मैंने। अभी वो टाइप, उसकी प्रूफ रीडिंग भी देख लूंगा। पूरे संधि के क्वेश्चन है आपके, शुरू से अंत तक जितनी हमने संधि की बात। ठीक है। कल हमारी संधि की लास्ट क्लास थी। विसर्ग संधि के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। 4-5 ही रूल है विसर्ग संधि को। मैं संधि में पहला रूल पढ़ाया ओ वाला, जैसे मनोधन विज्ञान, मनोविज्ञान, मनोदशा, मनोरोग। फिर मैंने पढ़ाया ई या उ के बाद अगर कोई गोष ध्वनि है, यानी विसर्ग से पहले ई या उ आ जाए, है ना, और गोष व्यंजन अगर आ जाए या कोष स्वर आ जाए तो विसर्ग बदलता है र में। जैसे आशीधनवाद, आशीर्वाद, आयुधनवेद, आयुर्वेद। यानी कि विसर्ग संधि में एक हमें ओ का उदाहरण देखना है, एक हमें र बनता उसमें देखना, और एक तीनों प्रकार के श, मूर्धन्य श, तालवी श और वर्ष यानी दंती वाला श। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। 5 ही नियम है मेन, ठीक है ना। बाकी सब विसर्ग लगते हैं, मनः, यशः, तपः। कुछ शब्द ऐसे गिने चुने जिनके विसर्ग लगते हैं, और वो विसर्ग संधि में ऑटोमेटिक आशीर्वाद, आशीधनवाद लिखना ही है। मनोविज्ञान, मनोधन विज्ञान लिखना है। खास बात, मनोकामना शब्द अशुद्ध है, मनोचिकित्सा शब्द अशुद्ध है, अधोपतन शब्द अशुद्ध है, पयोपान अशुद्ध है, और मनोप्रसाद अशुद्ध है। ये 5 शब्द तो आपके दिमाग में होने चाहिए, खूब आते हैं परीक्षा में। अब ये सारी जो संधि की बात कर रहा था, ये संस्कृत का कंसेप्ट था। हालांकि आज दिन तक तो सुपरवाइजर में प्रश्न आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई पेपर सेटर बना ले। हिंदी की संधि भी होती है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, हम संधि तो हिंदी में ही पढ़ रहे थे। ये अभी तक जितनी मैंने आपको संधि की बात कही, ये सब संस्कृत का कंसेप्ट था। हिंदी की संधि थोड़ी अलग है। हिंदी की संधि में कोई नियम नहीं है, हमने अपने मुख सुख के कारण शब्दों में चेंज कर दिया, बस वो संधि, क्योंकि ध्वनि में परिवर्तन हो गया। जैसे देखिए, ये एक शब्द है पानी, और ये एक शब्द है घाट, और ये बन जाता है पनघट। यहां कोई ऐसा नहीं है अ के बाद ई आ जाए, हिंदी में कोई नियम नहीं है। पानी जहां होता हो, जो घाट है वहां हम जाते हैं, उसको हम पनघट बोलते हैं। किसका घाट है वो? पानी का घाट है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? पनघट। तो ये हिंदी की संधि है। जैसे देखिए, ये है कब, और ये आ रहा है ही, और ये बनेगा कभी। कब ही क्या बन गया? कभी। इसी प्रकार ये है जब, और इधर आ रहा है ही, बताओ क्या बनेगा? जभी। इसी प्रकार ये है तब, और इधर आ रहा है ही, तो क्या बनेगा? तभी। तो अब मुझे बताओ, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, आप बताओ, ये है अभी, क्या होना चाहिए? हाँ, अब प्लस ही, अब ही। ये बोलो, अभी कोई नियम नहीं है। अब और ही हमें पता होना चाहिए। अभी शब्द किससे बना है? अब और ही से, ठीक है ना। अब और ही से, तब और ही से क्या? तभी। तब और ही से क्या बना? बात समझ आ गई? ठीक है। तो पानी प्लस घाट से क्या बना? जैसे एक शब्द आपने पढ़ा होगा, गुड़दौड़। कभी पढ़ा गुड़दौड़? गुड़दौड़ शब्द पढ़ा? नहीं पढ़ा? अरे गुड़दौड़, गुड़दौड़, घोड़े दौड़ते ना, उसको बोलते हैं। तो क्या ये गुड़ प्लस दौड़ थोड़ी करेंगे हम? यहां लिखेंगे घोड़ा। क्या लिखेंगे? घोड़ा। और इधर क्या लिखेंगे? दौड़। जहां घोड़े दौड़ते हो, घोड़ा दौड़ता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड़ दौड़ कहते हैं। तो यहां ये शब्द गुड़ दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? घोड़ा प्लस दौड़। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार देखिए, पनवाड़ी। पनवाड़ी का समझते हो? पनवाड़ी किसे कहते हैं? पान का काम करता है। किसका काम करता है? पान का। पान की दुकान लगाने वाला, पान का काम करने वाला, उसको पनवाड़ी कहा जाता है। जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार या लुहार कहलाता है ना। सोने का काम करने वाला सुनार कहलाता है। तो इसी प्रकार पान का विक्रेता, पान, कई दुकान देखी होगी छोटी मोटी,
केबिन होता है, वो पान खिलाता है, उसे पनवाड़ी कहा जाता है। तो पान प्लस वाड़ी से क्या बनता है? पनवाड़ी। इसमें क्या होता है, कुछ में आरंभिक स्वर गायब हो जाता है, कई में आ भी जाता है। ये हमारे हिंदी के कुछ यूनिक शब्द हैं। क्लियर है? ये कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, और आप लिखना चाहो तो बोले लिख लो, खाली एक समझ के लिए मैंने बताया। ये सारे शब्द हिंदी के हैं और इसमें कोई नियम कायदा नहीं है, हमने अपने हिसाब से इन शब्दों को बना लिया। हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि पनघट का मतलब होता है पानी का घाट, गुड़ दौड़ का मतलब होता है घोड़े की दौड़, पनवाड़ी का मतलब जो पान का काम करता है, पान का विक्रेता, उसे हम क्या कहते हैं? पनवाड़ी। बात समझ में आ गई? अब ये पूरी जो संधि का प्रकरण है ये हम यही समाप्त करते हैं, और कुछ बातें रह जाएगी समय पर, तो मैं जो भी दिमाग में आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। अब जिस टॉपिक पर आ रहे हैं वो टॉपिक है आपका संधि से रिलेटेड ही है, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है और उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ काम दे देता हूं। संधि का एक आपका महापरीक्षण का मैं टेस्ट लूंगा, मैं लूंगा। उस टेस्ट में स्वर संधि से लगा करके विसर्ग संधि तक मैंने जितनी बातें कही है उसका आपका टेस्ट होगा। तो जब भी आपको समय मिले इसको आप रिवाइज करेंगे, दोहरान करेंगे, और फिर जब मुझे लगेगा कि आज मुझे टेस्ट लेना है या जब भी लेना है, एक दिन पहले मैं आपको कहूंगा कि कल या परसों, जब भी आपका, मतलब कल का मतलब कल नहीं, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे अचानक याद आ गया, कहा नहीं अब मुझे लग रहा है बच्चे सभी आ चुके हैं और मुझे संधि का टेस्ट लेना है, तो एक दिन पहले ही कह दूंगा कि आपका संधि का टेस्ट होगा, अच्छी तरीके से पढ़ के आना। ठीक है? चलिए, अब आप कॉपी वगैरह सब बंद कर लो, क्योंकि आप जिस टॉपिक पर आ रहे हैं इसके लिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो पहले उस शब्द की पूरी व्याख्या करता हूं। ठीक है? ये हमारा टॉपिक स्टार्ट है आज से, उपसर्ग। बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको बहुत आनंद के साथ पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। यहां से एक प्रश्न निश्चित आता है और आता ही है, अभी सेट के एग्जाम में आए खूब सारे प्रश्न आए। ठीक है? उपसर्ग शब्द कैसे बना, पहले इसको समझते हैं। उपसर्ग शब्द बना है उप प्लस सर्ग से। लिखने पर ज्यादा बिलीव मत करना, खूब लिखवाऊंगा, समझना जरूरी है। उप का मतलब होता है पास या समीप, नजदीक, करीब। सर्ग का अर्थ है रचना। सर्ग का मतलब क्या होता है? रचना, यानी पास रह करके किसी नए शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग, पास रह करके किसी नए शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग हमेशा याद रखना शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। शब्दांश का मतलब होता है शब्द के अंश, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर, ये आपका मूल शब्द है और ये शब्दांश है आगे लगा हुआ, और उसके आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में, किसके अर्थ में? मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर लेते हैं उसके अर्थ में और एक नया शब्द बनाते हैं। अब इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, इस परिभाषा को कैसे बनाया गया है इसको। जैसे देखिए, ये एक शब्द है हार। जब भी हार शब्द आता है हमारे मस्तिष्क में दो अर्थ आएंगे। एक, हार का मतलब होता है पराजय। जैसे भारत न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच में 3-0 से हार गया, पराजित हुई भारत की, हार। और मैंने करवा चौथ पर अपनी पत्नी को 9 लखे का हार दिया। उदाहरण बता रहा हूं ऐसे। ठीक है? क्या है? माला। आप माला समझ लो, हार का मतलब उसको हार पहनाया मैंने, है ना? तो हार का मतलब माला। अब मैंने उसको हार पहनाया तो क्या मैंने उसको पराजय पहनाई? हाँ, अब यहां पराजय का अर्थ ग्रहण करेंगे क्या? नहीं। भारत न्यूजीलैंड से हार गया, इसका मतलब वहां से क्या 9 लखे का हार लेके आया क्या? तो संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो हार के कितने अर्थ हैं अभी? 2। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हमारे लिए अभी कौन है? ये मूल शब्द। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं इसमें एक शब्दांश, शब्द का अंश जोड़ रहा हूं, वो है आ, और ये एक नया शब्द बना रहा है आहार। आहार, और आहार का मीनिंग होता है भोजन। आहार का मीनिंग क्या होगा? भोजन। अब आप देखिए, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के
आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की रचना करते हैं, उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। अब देखो नया शब्द बना कि नहीं बना, तो अब आपसे प्रश्न पूछेंगे उपसर्गों का हमारे लिए महत्व क्या, हम उपसर्ग क्यों पढ़ें। हम इसलिए पढ़े क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में फिलहाल, तो बाकी क्यों पढ़े। वास्तव में उपसर्गों का महत्व यह है नए नए शब्द बनाना। अब आप देखिए हार में आ लगने से नया शब्द क्या बन गया, आहार। तो यानी उपसर्ग हमारे शब्दकोश में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, शब्दों में बढ़ोतरी करते हैं, इसलिए नए नए शब्द बनते हैं। तब आप देखिए ये आ लगने से क्या बन गया, आहार। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि उपसर्ग के प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा में, ये जानना जरूरी है। तो हम पहले प्रश्नों के पैटर्न पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको जो परंपरागत है वो पूछा जाएगा, और वो पूछा जाएगा उपसर्ग की पहचान। उपसर्ग की पहचान करना, ये कॉमन है, उपसर्ग की पहचान करना। अब आपसे सवाल ये किया जाएगा, कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, मान लीजिए कोई एक शब्द दे दिया, क्या शब्द दिया है, प्रत्येक, और आपसे पूछेंगे बताओ इसमें उपसर्ग क्या है। अब आपको मेरी वो बातें याद आएगी, मैं जब संधि पढ़ा था तब यही कहता था 90% संधि उपसर्ग का टॉपिक क्लियर करवा लेती है। कितना परसेंट, 90%। अगर हमने ढंग से संधि पढ़ी है तो मैंने आपको यण संधि पढ़ाई थी, यह से पहले आधा अक्षर है तो कौन सी मात्रा लगेगी, ई, और ये बनेगा प्रतिधन एक। प्रतिधन एक क्या बन गया, प्रत्येक, और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। सामान्य सा प्रश्न है, एक प्रश्न इस प्रकार का बनेगा। कोई सा भी शब्द दे दिया जाएगा, जैसे व्याकरण दे दिया तो विधन आकरण पढ़ाया मैंने, यण संधि है। कोई भी शब्द दे दिया जाए, आपको उपसर्ग की पहचान करने के लिए वो शब्द पूछा जाएगा। दूसरा पैटर्न थोड़ा सा अलग है, यहां पेपर सेटर होशियार हो गया, उसे पता है अच्छी तरीके से कि 24 सर पढ़ा रहे हैं और इस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि वो जरूर इसमें उपसर्ग निकाल देगा, इसलिए वो प्रश्न का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा है। और ये पैटर्न कहां से सीखा पेपर सेटर, गलती से एक दिन पेपर सेटर शोले की मूवी देखने चला गया। कौन सी मूवी, और शोले की मूवी में एक डायलॉग आता, आपको पता है ना, कितने आदमी थे, ऐसा डायलॉग आता ना कुछ, सरकार दुई, कितने थे, दो, है ना। तो वो पूछेगा कितने उपसर्ग है, कितने उपसर्ग। आपसे ये सवाल किया जाएगा, आपसे उपसर्ग नहीं पूछेगा, वो आपसे उपसर्ग की संख्या पूछेगा। जैसे देखिए क्या लिखा है, प्रत्युपकार एक शब्द दे दिया। अब आपसे सवाल करेंगे बताओ इसमें उपसर्ग कितने, तो अब यही हमारे कौन सी संधि काम आ रही है, यण संधि। यह से पहले आधा अक्षर, ये बनेगा प्रति, और इधर आएगा उपकार। फिर आपको पता है उपकार में भी कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, तो ये उप प्लस कार। अब एक बात बताओ, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, कितने उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग। इसका मतलब आपको उपसर्ग की संख्या को लेकर प्रश्न पूछेंगे। अब आप प्रश्न कैसे पूछेंगे वो बता रहा हूं मैं, जूनियर अकाउंट से प्रश्न ला रहा हूं सीधा, और अभी भी आया शायद। तो किस विकल्प में सर्वाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ, किस विकल्प में सर्वाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ, तो 2-3 उदाहरण होंगे, उसमें से आपको सबका टुकड़े करके चेक करना पड़ेगा, तब जाके ये बात पता लगेगी। आपको उपसर्ग की पहचान करना तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में उपसर्ग कितने हैं ये भी आपको गिनना आना चाहिए। तो एक सीधा प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न, ये भी बड़ा जोरदार का, पता है पेपर सेटर को 24 सर पढ़ा रहे, संख्या भी सिखा रहा हूं, तो वो तीसरे प्रकार का प्रश्न पूछेगा आपसे। वो क्या प्रश्न पूछेगा कि क्या जोड़े कि ये बन जाए, क्या जोड़े कि ये बन जाए। ये एक पैटर्न है, ये क्या है इसको समझा रहा हूं कि क्या जोड़े कि ये बन जाए, इसका मतलब समझा रहा हूं। जैसे हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि उसका अर्थ भोजन हो जाए। ये तो आपको मैंने पढ़ाया अभी,
लेकिन मैं यह कहूं कि मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? हाँ बताओ। अभी। अब आपके लिए दुविधा क्या वो बता रहा हूं मैं। ये तो आपको पता है कि अभिमान यानी घमंड होता है। मरण तो तब होगा जब आप शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हो। जैसे देखो ये क्या लिखा है? चर। आप भले लगा लेना सबके आगे। चर शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़े कि उसका अर्थ दास, सेवक या नौकर हो जाए? किसका है टॉपिक भाई? ये क्या है? उपसर्ग पढ़ा रहा हूं भैया। उपसर्ग उपसर्ग। बताओ। अब लगाते रहो उपसर्ग। प्रचर, पर अर्थ तो पता ही नहीं है। अनुचर पता ही नहीं है। परिचर यही पता नहीं है। विचर, गुप्तचर, और फिर क्या होगा? जय बजरंगबली नाम लेकर के ठोको। अगर गुप्तचर होता है कोई काम करने वाला होता है, परंतु ये नहीं। अब आपको समझ में आया? अनुचर, अनुचर का अर्थ होता है दास, सेवक, हमारी बातें को मानने वाला। जी हुकुम, बताइए, आदेश करो, हमारे पीछे पीछे घूमने वाला अनुचर कहलाता है, दास या सेवक। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आपको शब्द पूछे जाएंगे, हमको तो पता ही नहीं है। जैसे देखिए और बता दो। चलिए मैं ये लाइव जो जुड़े हुए हैं, रिया और कौन कौन है बेटा, ये गणपत वगैरह, मैं उनसे सवाल करता हूं। चलिए आपके लिए सवाल है। कौन सा प्रश्न पूछते हैं? परिचर भी वही होता है, सेवक, सेवक ही होता है, पर नौकर की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, अनुचर कहते हैं। गुप्तचर अलग होता है। गुप्तचर तो गुप्त बातों का पता लगाने वाला होता है। ठीक है, आप इन दोनों को समकक्ष मान सकते हो, लेकिन अनुचर ज्यादा सही है। ठीक है, क्या? हाँ, कर एक शब्द है। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ समूह हो जाए? झुंड, जानते हो झुंड, समूह। तो अब इसमें लगाते हैं उपसर्ग। परिकर, प्रतिकर, प्रकर, निकर, सुकर, खूब सारे, कुछ भी लगा लो। चलिए जो लाइव हैं उनसे मैं सवाल कर रहा हूं, देख बताएं कौन है कि कर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगे कि उसका अर्थ झुंड हो जाए, समूह हो जाए? बताएं, देख फास्टेस्ट फिंगर किसकी है, बताएं मुझे, मैं देखना चाह रहा हूं। लगभग लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से ऑप्शन ए। शाबाश, मोहन शर्मा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। लगाओ लगाओ, तो क्या लगाओ। हाँ लगाओ, देख बताओ, आप बताओ, ऑफलाइन में से आप बताओ। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि उपसर्ग पढ़ने के लिए हमें अर्थ भी समझना है। खाली उपसर्ग मैं पैटर्न समझा रहा हूं। अगर मैं पेपर सेटर होऊंगा तो मैं इस तरीके के प्रश्न भी दूंगा कि ऐसे करके लगा, ये फिर लगाते रहेंगे बस में कि वही लगा अनुकर, परिकर, प्रतिकर, है ना, सुकर। ये देखो लगा रहे बेटे, देखो ये कोई क्या है, सुकर लिख रहा है, कोई एल लिख रहा है, कोई बी बता रहा है, लेकिन अब सब करो, सब पोस्टमार्टम कर दो, लेकिन अर्थ तो आना चाहिए। चलिए मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या। देखिए इसमें लगेगा निकर। अब आप ये सोच रहे यार ये तो हमने शब्द ही नहीं पढ़ा, हम तो यही जानते हैं निकर तो पहनने वाला होता है। निकर बहुत अच्छा शब्द है ये। निकर का अर्थ होता है समूह। और ये नहीं समझ में आ रहा हो तो यहां हमारे रामचरितमानस सुंदरकांड में आता है वानर निकर। वानर निकर यानी बंदरों का कोई नेकर वेकर नहीं है, बंदरों का समूह है।
वानर, निकर, निकर इन्हीं समूह होता है। देखिए इस लेवल का प्रश्न, अगर इस लेवल की जिसने पढ़ाई कर रखी होगी वही पेपर बना सकता है। कर में नी लगाने से निकर बनता है, निकर का अर्थ होता है समूह। क्या अर्थ होता है? समूह। बात समझ में आ गई? मैं ये खाली बता रहा हूं कि प्रश्न कैसे आएंगे, कि क्या जोड़े कि ये बन जाए, कि मान शब्द में क्या जोड़े कि क्या बन जाए, घमंड बन जाए, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? अभिमान। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ओके, ये तीसरा प्रकार हो गया प्रश्न पैटर्न। चौथा, पेपर सेटर होशियार है, पता है उसको 24 सर बढ़िया लेवल की पढ़ाई करवा रहे, उपसर्ग की पहचान भी करवा लेंगे, उपसर्ग का अर्थ भी बता देंगे, उपसर्ग कितने ये भी बता देंगे। अब वो समझ गया है क्या प्रश्न का प्रकार चेंज करना पड़ेगा, तभी मामला जमेगा। अब वो आपसे उपसर्ग नहीं पूछेगा, वो आपसे संख्या भी नहीं पूछेगा, वो आपसे अर्थ भी नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा इसमें मूल शब्द कौन सा है, ये पूछ सकता है। तो मूल शब्द की पहचान आपसे की करवा जा सकती है, मूल शब्द की पहचान। बिल्कुल। अब आप बताइए, मैं एक शब्द लिख रहा हूं असफलताएं, ये मेरे लाइव वाले जितने भी हैं उनसे सवाल है, इसमें मूल शब्द बताओ। असफलताएं ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, बताएं इसमें मूल शब्द क्या है? तो देखिए अ इसमें उपसर्ग है और सफलता इसमें मूल शब्द है और ए इसमें क्या है? प्रत्यय है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, अगर कोई ऐसा उत्तर दे रहा है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि स उपसर्ग है, फल मूल शब्द है और ता इसमें क्या है? प्रत्यय है। अब आप सोचिए, परीक्षा में ये मिल गया, असफलता में मूल शब्द क्या है? सफलता, और जो ये सफलता लिख के आएगा उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि आगे और है, सफलता में मूल शब्द क्या है? फल मूल शब्द है। तब आप सोचिए, इस प्रकार का विश्लेषण जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम मूल शब्द की पहचान भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? और अंतिम प्रकार का प्रश्न, अंतिम प्रकार का प्रश्न तब के लिए जब हम उपसर्ग का पूरा टॉपिक पढ़ चुके होंगे। क्यों? ये प्रश्न तभी उत्तर आप सही कर पाओगे। कैसे? उपसर्ग स्रोत ये शुद्ध है, पहली बात तो, हालांकि मैं शब्द शुद्धि में मैं पढ़ाऊंगा। हम क्या करते हैं, देखिए मेरी एक एक बात अगर गौर से सुनोगे तो आपकी बहुत अच्छी हिंदी हो जाएगी। सुनते नहीं हम। ये शब्द है स्रोत, स में र लगा हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम इसको क्या कर लेते हैं? स्रोत लिखते हैं। याद रखना, स्रोत कोई शब्द ही नहीं होता, कभी होता ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। अब आप ये सोच ही रहे होंगे, जब शब्द ही नहीं है और हम उसको लेकर घूम रहे हैं, इतना गलत शब्द, इसके गलती का कारण क्या है वो समझिए। एक्चुअल में गुरुजी से ही पढ़ा रहे थे, लेकिन ये उस जमाने की बात है जब विद्यालय में काला काला बोर्ड हुआ करता था। आजकल तो वो ग्रीन बोर्ड, डिजिटल बोर्ड आने गए। काला बोर्ड, वो धोली व्हाइट कलर की चौक, तो गुरुजी लिख तो रहे थे स में र, लेकिन गलती से क्या हो गया? चौक मिली नहीं। चौक खींचते ना तो बोर्ड पे, उसके बोर्ड पे वो चौक चली नहीं, तो वो ऐसे लिख गए और सभी ने उसको स्त्रोत पढ़ना लिख दिया और स्त्रोत लिखना ही आरंभ कर लिया। धीरे धीरे वो इतना व्यापक हो गया, जैसे मनोकामना शब्द, किसी को भी कहोगे भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण कर, यहां मिठाइयां मिलती है, देखना दवाइयां मिलती है, सब जगह गलत लिखा रहता है। वो एक आदत हो गई, और आदत होने की वजह से ये शब्द हमारे क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। याद रखना, ये एक शब्द है स्रोत, ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध है,
और एक शब्द है स्तोत्र। ये 3 ही शब्द है। चौथा ये वाला शब्द ये नहीं है, और ये तीनों के तीनों में शब्द युग्म में मैं पढ़ाऊंगा, आपके नोट्स में है। ठीक है, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे उपसर्ग स्रोत। स्रोत का मतलब क्या, पहले इसका अर्थ समझते हैं। स्रोत का अर्थ है उद्गम, जरिया, जहां से हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है। जैसे मैं ये कहूं कि आपका अर्निंग सोर्सेस क्या है, आपको पैसा कहां से मिल रहा है। अभी कहीं आप लोग नौकरी तो कर ही नहीं रहे हो, तो आपको पैसा कौन दे रहा है? आपके मम्मी पापा या आपके कोई भी गार्जियन जो भी है, संरक्षक जो भी है, वही आपको पैसा दे रहे ना, तो आपकी फीस का। तो वो आपके पैसे का स्रोत, स्तोत्र नहीं है, स्रोत है। जैसे सूर्य सौर ऊर्जा का स्रोत है। सोलर लाइट होती है नहीं होती? तो वो सोलर लाइट हमें सोलर ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो हमारे हिंदी में उपसर्ग कहां से आए, उपसर्ग का स्रोत क्या, कहां से उपसर्ग की प्राप्ति हुई है, तो इस हिसाब से प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए, इसको थोड़ा गहराई से लूंगा क्योंकि यही है मेन। ये 4 शब्द है और आपसे सवाल यह किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी के उपसर्ग से निर्मित शब्द है? कौन हिंदी? ये अभी भी फला, ओ भैया मोहन शर्मा जी, चलो आपके उत्तर तो मैंने पढ़ लिए, अब मुझे इसमें बताओ आप। तो सर आपकी नोट्स हमें कब उपलब्ध होगी? पुष्पेंद्र जी बिल्कुल, बुक मैंने देख ली है। दीपावली के अवकाश में मैंने बुक का पूरा काम कर लिया है और जल्द ही, ये संडे नहीं, अगले संडे मैं इंस्टीट्यूट को उपलब्ध करवा दूंगा। उसकी प्रूफ रीडिंग लगभग हो चुकी है 80%, 20% कुछ बाकी बची है, और उसके बाद ये मार्केट में आ जाएगी, यानी आप यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी आपको, और रॉयल से ही मिलेगी, मार्केट में नहीं मिलेगी वो बुक। ठीक है, उसमें वही नोट्स आपको पढ़ने हैं, उससे बाहर कोई आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो वो जल्दी ही आने वाली है, यानी 1 सप्ताह और वेट करें आप। ठीक है, हाँ बताएं आप मुझे, कौन ऐसा शब्द है जो हिंदी के उपसर्ग से निर्मित है? तो अब आप सोचिए, इन शब्दों का अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ये लाइव कमेंट अब मत करना, बस जिसको भी बुक नहीं ले तो नहीं लो, तो बात नहीं। मैं थोड़ी बेच रहा हूं बुक, मैं तो आपके लिए सुविधा कर रहा हूं। ठीक है, और मेरे अरे बुक ले करके अपनी जिंदगी बनती है, तो 300-400 रुपए में कोई घाटे का सौदा नहीं है। उस बुक से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, मैं तो आपकी सुविधा के लिए, मैं तो इंस्टीट्यूट के लिए इतना काम कर रहा हूं। मैं अपने नाम से भी मार्केट में उस बुक को लेकर के आ सकता हूँ। राघव प्रकाश भी पढ़नी है क्या? देखिए पंकज कुमार मीणा जी, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास डॉक्टर राघव प्रकाश व्यावहारिक सामान्य हिंदी पुस्तक है तो। लेकिन उस पुस्तक में आपको पढ़ना क्या है? 4 टॉपिक मत पढ़ना, वो मेरे से ही पढ़ना जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। बस संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, बाकी सारे टॉपिक आप उस पुस्तक से पढ़ लेना। वो पत्थर की लकीर है, बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, पढ़ सकते हो आप। खैर, मैं बात कर रहा था, अब मैं इस पुस्तक पर बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा कमेंट को हाइड कर लेता हूँ क्योंकि आप सवाल करते रहोगे, मैं सवाल के जवाब दूंगा मेरी क्लास। हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी? उपसर्ग स्रोत की। बस यही से हमारे उपसर्ग स्टार्ट हो रहे हैं, यूं समझ लीजिए आप। और इस प्रश्न का उत्तर आप अभी बताओगे, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये आपको आगे लिखना पाऊंगा आगे, इसलिए समझना जरूरी है। उपसर्ग स्रोत का मतलब क्या समझाया? हमारे हिंदी में उपसर्ग कहां से आए? तो पहली बात, हमारे हिंदी में उपसर्ग आए संस्कृत से। कहां से आए? संस्कृत से। ये एक प्रश्न बनता है, और संस्कृत के जो उपसर्ग है उसकी संख्या फिक्स है, निश्चित है। कितनी है? 22। याद रखना, यही है प्रश्न कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22, 22। आपको उंगलियों में याद हो जाएंगे, सब मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, ये संस्कृत के उपसर्ग। और आपको पता है कि संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? देखिए मैं बहुत अच्छी तरीके से बात समझा रहा हूं कि पेपर सेटर यहां से भी प्रश्न कैसे बना सकता है। दूसरा जो पैटर्न है हमारा वो संस्कृत के ही उपसर्ग है। किसके उपसर्ग है वो? मैं थोड़ा गहराई में ले रहा हूं इसको, ठीक है। हालांकि 3 भागों में पढ़ते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, लेकिन मैं डायरेक्ट चौथे में ही पढ़ा रहा हूं आपको संस्कृत की। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सर ये भी संस्कृत है और ये भी संस्कृत है। ये 22 की संख्या में है, और जो 22 से अलग हटकर है उनको हम कहते हैं अव्यय। उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय। जिनका प्रयोग अव्यय की तरह होता, जो लिंग वचन काल कारक विभक्ति के आधार पर बदलते नहीं है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो आप यूं समझ सकते हो इन दोनों को कुल मिलाकर के संस्कृत के उपसर्ग। हम जब पढ़ेंगे इसको 2 भागों में ही पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, बस हमें इतना समझना है जो हमारी हिंदी में आए। अब कैसे उसको उदाहरण लेके समझते हैं, देखिए संस्कृत के 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मैं 22 के 22 पढ़ाऊंगा। एक उपसर्ग है 22 उपसर्गों में से निरुपसर्ग, जैसे निर्माण, निर्जीव, कल पढ़ा के गया ना। तो यहां उदाहरण ले रहा हूं मैं एक निर्माण, और इसमें कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग। ये संस्कृत के 22 कैटेगरी में आता है। एक अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है स्वतंत्र, ये भी संस्कृत का ही है। स्व एक उपसर्ग है, जैसे स्वराज्य, स्वदेश, स्व से शब्द बनता, स्व में देश जुड़ गया क्या बन गया? स्वदेश। स्व में राज्य जुड़ गया, या राज्य में स्व जुड़ गया क्या बन गया? स्वराज्य। तंत्र में स्व लग गया क्या बन गया? स्वतंत्र। इसका मतलब नया शब्द बन गया। तो स्व एक अपने आप में उपसर्ग है, लेकिन इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में भी हम करते हैं कई बार, इसलिए ये अव्यय की श्रेणी में है और ये शब्द बनाता है। अब बात आती है हिंदी उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग थोड़े अलग है। ये उपसर्ग और ये उपसर्ग संधि बनाते हैं और नी भी बनाते हैं, लेकिन हिंदी के उपसर्ग कभी संधि नहीं बनाते, संयोग अवस्था में मिलते हैं, इसलिए थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे ये एक उपसर्ग है अध, और ये लिख गया मरा, यानी आधा जो मरा हुआ उसे हम क्या कहते हैं? अधमरा। आधा जो पका हुआ है अध पका, आधा जो खिला हुआ है अध खिला। अध एक उपसर्ग है हमारा, बात समझ में आ गई? तो अध हिंदी का उपसर्ग है। ऐसे खूब उपसर्ग पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इनकी कोई संख्या नहीं है, ये किताब वाले उल जलूल लिखते हैं, और किसी भी पुस्तक में अगर संख्या लिख रखी है तो मैं आपको मेहरबानी करके ये कहता हूं उस किताब की उपसर्गों की संख्या प्रामाणिक नहीं माने। हिंदी के उपसर्गों की कोई संख्या नहीं है, और नहीं पढ़े, और जो प्रश्न पूछा जाता है ये भी गलत है, वाहियात है, मैं तो ये मानता हूं। सिर्फ 22 के अलावा हमें कोई डेटा नहीं, कोई 86 बताता है, कोई 85 बताएगा, वो जो जितने पढ़े उतने बता देगा आंसर। और मैं कभी, और मुझसे ये सवाल भी आप मत करना हिंदी के उपसर्ग कितने, क्योंकि मैं एक ही बात कहूंगा, हिंदी के इनके उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है। बस ये हिंदी के उपसर्ग। अब आता है विदेशी उपसर्ग। विदेशी का मतलब क्या है? हमारी हिंदी भाषा से बाहर के कोई शब्द आ गए, बाहर का मतलब अरबी, फारसी वगैरह, पुर्तगाली, ऐसे शब्द आकर के भाषा में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द है लायक, लायक एक शब्द है, और जो लायक नहीं है हम उसे क्या कहते हैं? नालायक। तो ये नालायक, ये एक ना उपसर्ग है और क्या बन गया? लायक, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए बहुत सारे शब्द बनेंगे। पसंद एक शब्द है और इसमें ना लगाओगे क्या बनेगा? ना पसंद। मुमकिन एक शब्द है, ना लगाओगे नामुमकिन। तो ऐसे शब्द बनेंगे। ये सब विदेशी है, अरबी फारसी है जो हम पढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पीछे वापस आ रहा हूं कि कौन हिंदी के उपसर्ग से बना शब्द है? अधमरा। कौन विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है? नालायक। कौन संस्कृत के 22 उपसर्गों से बना शब्द है? और कौन अव्यय की तरह संस्कृत से बना हुआ शब्द है? अब आपको समझ में आया? ये जब चारों स्रोत हम पढ़ लेंगे तब जाकर के इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो उपसर्ग के प्रश्न कैसे आ सकते हैं इसको लेकर के मैंने आपको अभी तक मैंने बात बताई है। और ये 5 प्रकार हमारे उपसर्ग। उपसर्ग की पहचान करना, कितने उपसर्ग है ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या जोड़े कि ये बन जाए, ये उपसर्ग से पूछा जा सकता है, और एक मूल शब्द की पहचान को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है,
या उपसर्ग स्रोत को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। अब प्रश्न यूं तो खूब सारे बन सकते हैं, जैसे देखिए किस विकल्प में सभी उदाहरण प्रति उपसर्ग से निर्मित है, तो वो प्रति वाले उदाहरण दे सकता। बात समझ में आ रही है? तो वो ये पैटर्न है, ये उपसर्ग की पहचान आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? उपसर्ग शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्दांश। बात समझ में आ गई? उपसर्ग सदैव आगे लगते हैं, पीछे आगे लगते हैं। उपसर्ग लगने से क्या अर्थ में परिवर्तन होता है? यस, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार संधि में हमने बात पढ़ी थी, संधि के लिए अपेक्षित नियम ध्वनि परिवर्तन है, ठीक उसी प्रकार उपसर्ग के लिए महत्वपूर्ण बात है अर्थ परिवर्तन। इसका मतलब उपसर्ग लगने से किसी भी शब्द के अर्थ में या तो पूर्ण अर्थ परिवर्तन होगा या आंशिक होगा, पर होगा जरूर। जैसे देखिए आ लगाया तो आहार बन गया, दोनों में पूर्ण अंतर हो गया, लेकिन किसी में आंशिक भी होगा। जैसे देखिए एक शब्द है, बताओ क्या लिखा है? अरे बताओ क्या लिखा है? हा? देश लिखा है। ये क्या लिखा मैंने? कट। ये क्या लिखा है? ज्ञान। आपसे सवाल ये किया जाएगा क्या आंशिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, एक ये क्या उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं, उसका उदाहरण बता रहा हूं। ठीक है, पहले वो भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए आ लगने से क्या बन गया? आदेश। वी लगने से क्या बन गया? विदेश। प्र लगने से क्या बन गया? प्रदेश। ठीक है, सु लगने से क्या बन गया? सुदेश। ठीक है, निर लगने से क्या बन गया? निर्देश। और उप लगने से क्या बन गया? उपदेश। अनु लगने से क्या बन गया? अनुदेश। तो समझ में आ रहा है आपको? इन सब में उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बने। अब देखिए देश का मतलब क्या होता है? वतन, मुल्क, कंट्री, ये देश का मीनिंग है। आदेश के अंदर देश है कि नहीं पहले तो बताओ। लेकिन इसका मतलब क्या कोई कंट्री है क्या? नहीं है। पूरा का पूरा देश का अर्थ चेंज हो गया। आदेश का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। लेकिन मैं कहूं विदेश, अपना देश नहीं दूसरा देश, तो देश का अर्थ तो है। ये है आंशिक परिवर्तन। अब आया समझ में? ये आदेश है पूर्ण परिवर्तन का उदाहरण और ये है आंशिक परिवर्तन। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान है आपका, तो प्र लगने से क्या बनेगा? प्रज्ञान। वी लगने से क्या बनेगा? विज्ञान। ठीक है, सम लगने से क्या बनेगा? संज्ञान। ठीक है, जैसे इसमें सम उपसर्ग लगेगा तो बताओ क्या बनेगा? संदेश। ठीक है ना, इस तरीके से शब्द बनेंगे, संदेश। ठीक है, इसी प्रकार अभी लगने से क्या बनेगा? अभिज्ञान। तो नए नए शब्द बन रहे नहीं बन रहे? इसी प्रकार देखिए प्र लगने से क्या बनेगा? प्रकट। वी लगने से क्या बनेगा? विकट। नी लगने से क्या बनेगा? निकट। और सम लगने से क्या बनेगा? संकट। क्या उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं? यस। उपसर्गों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 22। क्लियर हो गया? उपसर्ग नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दकोश में वृद्धि करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा उपसर्ग के शब्द को लेकर के जो मैंने पढ़ा रहा था उसी पर वापस आता हूं। यहां उपसर्ग का विलोम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और जनरली कक्षा 6-7 के बालक उपसर्ग का विलोम प्रत्यय लिख के आ जाता है, क्योंकि उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। यही गलती कर लेते हैं। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय नहीं लिखना है। मैं अभी आपको कह रहा हूं, एग्जाम में आ चुका। उपसर्ग का विलोम परसर्ग लिखना है या फिर अपसर्ग लिखना है। वी फॉर विलोम। उपसर्ग का विलोम परसर्ग या अपसर्ग। अब इसका मतलब क्या, मायने क्या, वो समझिए। विलोम है विपरीत अर्थ। यह आपका मूल शब्द है और मूल शब्द में आगे अगर कोई शब्द लगा तो वो कौन है? शब्दांश, उपसर्ग। और मूल शब्द में ही कोई पीछे लगा है तो वो कौन है? प्रत्यय। इसका मतलब चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, क्या मूल शब्द से अलग हुए? क्या नहीं हुए। जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई में तो आई छुपा हुआ, पढ़ धातु है, लिखाई
तो दोनों अलग थोड़ी हुए, असफलता में अ जुड़ा हुआ, इसका मतलब उपसर्ग और प्रत्यय तो मूल शब्द के जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए का उल्टा होता है अलग होना। जैसे देखिए राम ने, ये ने जो है परसर्ग कहलाता है। कभी आपने यूं पढ़ा राम ने राम को बाण से मारा, यूं पढ़ा क्या? आप देखना ऐसे लिखा हुआ आएगा, ये आपका राम, ये ने, ये रावण, ये को, ये बाण, ये से मारा। शाबाश। तो ये कौन है? ये सब कौन है? कारक हैं, और कारक परसर्ग कहलाते हैं। कारक क्या कहलाते हैं? परसर्ग कहलाते। इतनी बड़ी गलती करते आ रहे हैं लड़के, और परीक्षा में आएगा उपसर्ग का विलोम, पहला ऑप्शन प्रत्यय, ठोको। और फिर टेम्पो में गिनेंगे 3 नंबर, बटा 3 नंबर, हाँ गलत, नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो उपसर्ग का विलोम, आप लोगों को घर जाके मेरी याद आती नहीं आती? आती है। दिवाली में, कब दिवाली में घर जाकर के याद किया कि नहीं किया? किस किस ने किया? ईमानदारी से बताओ। किसी ने किया? पटाखे छोड़ रहे होंगे, कहाँ याद करेंगे, और क्या। कोई दोस्त लोग मिले होंगे, कोई बोलेंगे, और कोई पढ़ा हुआ होगा, अरे तुमको राकेश सर आते हैं पढ़ाने, और है ना ऐसा कुछ कहते होंगे, फिर अरे अरे हाँ वो आप बीच बीच में आता है, ठोको। पता है हम भी पढ़ते थे तो हम भी सर की नकल निकालते थे, है ना। कोई कोई एक सिग्नेचर स्टाइल होती है, सबकी अपनी अपनी होती है, कोई होता है पहचान होती है, किसी की अलग होती है। तो मैं तो अपनी जानबूझ करके थोड़ा एंटरटेन बना रहे, आपको अच्छा लगे इसलिए बोलता हूँ। बाकी और परीक्षा में होता है ऐसे ही, गोले लगाते हैं बच्चे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी एग्जाम में मैं ड्यूटी वगैरह लगती है, कभी चेकिंग के लिए हम जाते हैं, देखते हैं तो वहां पर बच्चे गोले लगाते हुए दिखते हैं क्लास में, और कोई पता ही नहीं है, सोचते सोचते क्या होगा, ठोको अपने, यही उत्तर सही है। हाँ पता है सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, तो जय बजरंगबली का नाम लो, अल्लाह लग गया टड़प मैया नैया पार करा देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, ये आपकी बात पूरी हो गई उपसर्ग की। लिखने की बात कर लेते हैं अब थोड़ी बहुत, तो हेडिंग डाल दीजिए उपसर्ग। हेडिंग डालिए उपसर्ग, और सबसे पहले आ जाइए परिभाषा। उपसर्ग, और हेडिंग डालिए उपसर्ग, और सबसे पहले आ जाइए परिभाषा पर। लिखिए वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर, उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की रचना या सृष्टि कोई रचना कहते हैं, रचना या सृष्टि करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की रचना या सृष्टि करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। लिख लिया? बात समझ में आ गई? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में। अब देखिए, अगर मेरे जैसा पेपर सेटर है, इस परिभाषा से भी प्रश्न बनाऊंगा।
और सवाल यह है उसके किसके लिए आया है। यहां जो उसके है ना, ये किसके लिए आया है? हाँ, मूल शब्द के लिए। अब आया तो समझ में आपको कि उसके अर्थ में, उसके अर्थ में, किसके अर्थ में? देखिए अब उदाहरण लिख, जैसे उदाहरण लिखिए, जैसे आ प्लस हार बराबर आहार। तो आ तो हो गया उपसर्ग, हार आपका मूल शब्द, और आहार हो गया नवीन शब्द, नवीन शब्द, और इसका अर्थ लिखिए भोजन। उदाहरण लिख लीजिए, आ प्लस हार बराबर आहार, बराबर आहार, आहार यानी भोजन। ठीक है, लिख दिया आपने। अब हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण बिंदु। यहीं से प्रश्न बनेगा। कुछ बिंदु लिखवा रहा हूं, उपसर्ग की ये भूमिका है एक प्रकार से, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, लिखिए इसके अंदर उपसर्ग शब्द नहीं अपितु शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द नहीं अपितु शब्दांश होते हैं। क्या ये बात सही है? शब्द नहीं अपितु शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग मूल शब्द के सदैव आगे लगते हैं। क्या ये बात भी सही है? प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग कहां लगते हैं? आगे लगते हैं। उपसर्ग कहां लगते हैं? आगे। ठीक है, और मूल शब्द के सदैव कहां लगेंगे? आगे लगेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखिए, उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन। बताओ क्या ये बात सही है? उपसर्ग जब भी लगेगा तो उस शब्द के अर्थ में क्या होगा? परिवर्तन। यह परिवर्तन, ये लाइन मत करना, यह परिवर्तन पूर्ण या आंशिक हो सकता है। क्या ये बात सही है? बताओ, क्या ये परिवर्तन पूर्ण या आंशिक हो सकता है? बिल्कुल, पूर्ण परिवर्तन भी होगा और आंशिक। जैसे उदाहरण देख लो, जैसे करके लिखिए, जैसे देखो, ये है आ, ये है देश, और क्या बना? आदेश। बताओ ये किस प्रकार का अर्थ परिवर्तन है? पूर्ण। और ये है वि, और ये है देश, और क्या बना? विदेश। तो ये तो हो जाएगा आंशिक। क्या हो जाएगा? आंशिक। और आदेश क्या हो जाएगा? पूर्ण। आगे बात समझ में?
चले आगे चले। हाँ, अगला बिंदु, किसी शब्द में एकाधिक उपसर्ग हो सकते हैं। किसी शब्द में एकाधिक का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जैसे उदाहरण लिखो, प्रत्युपकार। अगर मैं पेपर सेटर होऊंगा तो मैं प्रश्न पूछूंगा, उपसर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ये सारे फैक्ट काम आने वाले हैं। जैसे प्रत्युपकार, तो बताओ इसमें कितने उपसर्ग हैं? प्रति, धन, उप, धन, कार। तो एक, दो, ये एक उपसर्ग, ये दो उपसर्ग। तो क्या एक से अधिक उपसर्ग है इसमें? बिल्कुल। तो क्या आप कह सकते हो किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आगे चले, यही लिख देता हूं मैं आगे, ठीक है। और लिखिए इसमें, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। आप यूं भी लिख सकते हो, संस्कृत के उपसर्गों की क्या निश्चित है? संस्कृत में कितने उपसर्ग है? 22। आगे चलो, अगला उपसर्ग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत सौ को समझ में भी नहीं आएगा। उपसर्ग लगने से अर्थ विपर्यय होता है। किसको आया समझ में? हाथ खड़ा करो। शाबाश, आना चाहिए। आप बताओ, आया ये? आया? नहीं नहीं, वो तो अपने पहले लाइन में पढ़ लिया है। नहीं है, छुट्टी। शाबाश, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां से आपका एक टॉपिक क्लियर होने वाला है। जिस प्रकार मैंने संधि पढ़ाई और संधि में हमने उपसर्गों को पढ़ा, उसी प्रकार उपसर्गों से हम विलोम शब्द की तरफ जा रहे हैं। उपसर्ग लगने से किसी शब्द के अर्थ का विलोम भी बच जाता है। कैसे? देखिए क्या लिखा है, ज्ञान एक शब्द है और अ लगने से क्या बन गया? ज्ञान। ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? सजीव। ये जो जीव के साथ है, जिसमें जीव है और जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव। तो क्या ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो विपर्यय। विपर्यय जिसको नहीं समझ में आवे, कोष्टक में लिख लो विलोम। हो सकता है आपके छोटे बड़े भाई कोई इस नोट्स को पढ़ेंगे तो कब काम आवे। तो विपर्यय का अर्थ होता है विलोम। तो क्या ये बात सही है, उपसर्ग लगने से किसी शब्द के अर्थ का विपर्यय हो सकता है? हो सकता है। जैसे आवश्यक का क्या होगा? अनावश्यक। उपस्थित का क्या होगा? तो क्या मतलब उपसर्ग लगने से उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल। बात समझ में आ गई? तो उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में क्या होता है? विपर्यय। अगला, अगला बिंदु, ये लाइन बहुत शानदार है। जो संधि पढ़ा रहा हूं तब से मैं कह रहा हूं, उपसर्गों की मात्रा सदैव छोटी होती। उपसर्गों की मात्रा सदैव कैसी होती है? छोटी होती है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो खूब सारे उपसर्ग हमें मिलेंगे। देखो यहां पर बहुत सारे,
ये परी, ये प्रति, ये वी, ये नी, ये अधि, ये अति, ये अभी, ये सु, ये अनु, ये सारे उपसर्ग हैं। उपसर्गों की मात्रा कैसी है बेटा? छोटी। याद रखना है, सब उपसर्गों की मात्रा ज्यादातर आपको छोटी ही मिलने वाली है। और लास्ट और अंतिम बिंदु आज का, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगला बिंदु लिखिए। उपसर्ग स्रोत कहां गया? मैंने आपको उपसर्ग स्रोत पढ़ाया था, वो कहां गया? ये रहा। अगला बिंदु देखिए, हिंदी में उपसर्ग के मुख्यतः हिंदी में उपसर्ग के मुख्यतः निम्नलिखित स्रोत है। निम्नलिखित स्रोत है। उत्तर आपकी स्क्रीन पर। इसको ऐसे लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट रुकना आप वहां। ठीक है, मुख्यतः 3 स्रोत है, संस्कृत, हिंदी, विदेशी। ठीक है, संस्कृत वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? तत्सम। और हिंदी वाले कौन होते हैं? तद्भव। और विदेशी, विदेशी में अरबी फारसी लिख देना, ज्यादातर आपको अरबी और फारसी मिलेंगे। अरबी फारसी, बस। फिर संस्कृत को 2 भागों में डिवाइड करना, संस्कृत के 22 उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय की तरह प्रयुक्त। ठीक है, बाकी 2 बातें और लिखनी है, वो मुझे अभी याद दिलाना ये लिखने के बाद। तो उपसर्ग के स्रोत कितने हमारे हिंदी में? 3 मुख्यतः हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। विदेशी में कौन आएंगे? अरबी फारसी। ध्यान रखना, हिंदी और विदेशी उपसर्ग कभी संधि नहीं बनाते हैं, संयोगावस्था में मिलेंगे, इसलिए बहुत सीधे मिलेंगे। ये तो परीक्षा में बहुत सीधे आते हैं, अभी भी आए थे, सेट के एग्जाम में आए। आप पेपर को देखोगे ना, जब मेरा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप कहोगे काश हमने ये उपसर्ग पहले पढ़ लिए होते, अगर जिसने भी एग्जाम दिया। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अगला बिंदु लिखो। आपके शायद बुक में नहीं है बेटा, उसमें भी आप बाद में ऐड कर लेना। सर प्लीज वापस पूरी। लिख लिया सभी ने? चलिए लिखिए इसमें, उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग से बना है। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग से बना है। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग से बना है, जिसमें उप का अर्थ है पास, समीप। जिसमें उप का अर्थ है पास, समीप, तथा सर्ग का अर्थ है रचना करना। तथा सर्ग का अर्थ है रचना करना। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग से बना है, जिसका अर्थ है
जिसमें उप का अर्थ है पास, समीप, तथा सर्ग का अर्थ है रचना, खड़ी लाइन। ठीक है, आगे इसी पंक्ति को कंटिन्यू करिए। अर्थात उपसर्ग का अर्थ हुआ पास रहकर नए शब्दों की रचना करना, पास रहकर नए शब्दों की रचना करना। उपसर्ग का अर्थ हुआ पास रहकर नए शब्दों की रचना करना, अर्थात उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं। अर्थात उपसर्ग लगने से नए नए शब्द बनते हैं तथा शब्दकोश में वृद्धि होती, तथा शब्दकोश में वृद्धि होती है। जैसे आप इसे लिख लीजिए। ओके, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।